तो गाइस जनवरी के माह आ चुके हैं और जो एमसीक्यू है यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस समय हमें चालू कर देना है अपनी तैयारी को। जो सारे हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ये सब को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी देखकर बुक से याद कर लेना है। और इसमें आपको बता देते हैं कि 22 जनवरी से 11 फरवरी तक आपके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं यूपीएससी के। तो ये आप अगर नहीं किए हो तो कर लेंगे। और आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन मतलब क्या है। और इसके आगे मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रेड क्लिप के बारे में बोला है कि रेड क्लिप सीमा कौन नियुक्त किया था। तो इसमें पूछा है कि कौन नियुक्त किया था। तो इसमें आपको पहला आपका ऑप्शन है मतलब ए है कि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या का समाधान करने के लिए किया गया था। और दूसरा पूछा है कि स्वतंत्रता विधायक को प्रभावित करने के लिए। और तीसरा यानी कि सी वाला आपका है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का परिसीमन करने के लिए। तो इसमें आपका हम कहेंगे कि ये आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। हमें चौथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे मैं अगर पढ़ी हूँ तो जाहिर सी बात है हमें याद हो जाएगा। अब हम नीचे चौथा भी दिया है तो ये चौथा गलत है और आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा क्वेश्चन है कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल का विभाजन कब तक चला था। यानी जब लॉर्ड कर्जन जो था वो 1905 में ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था तो वो कब से कब तक चला था। तो ये आपका हम बताएं कि जो इसमें ए दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध में जब तक भारतीय सेना के ब्रिटिश द्वारा आवश्यकता थी तथा विभाजन की समाप्ति तक चला था। या बी दिया है कि सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 ईस्वी में दिल्ली के राज दरबार में कर्जन एक्ट को रद्द कर दिया। यानी कि जो कर्जन था इसको रद्द कर दिया। और ये सी है कि गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। या डी है कि 1947 में भारत का विभाजन सब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना। तो इसमें तो आपका सी और डी तो एकदम गलत है लेकिन हम ए और बी की बात करते हैं तो ए और बी में आपका कौन सा सही है इसी में दो में हमें डाउट है। तो इसमें आप बात करते हैं अगर दो में कन्फ्यूजन होता है यानी कि 50% इधर और इधर हो जाते हैं तो इसमें आपको जब आपके इस तरह के क्वेश्चन फंसते हैं तो आपको क्वेश्चन में उसके आंसर लगा देना है जो ज़्यादा आपको सही दिख रहे हो। तो इसमें आपका वी वाला बिल्कुल सही है कि सम्राट जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के राज दरबार में कर्जन थे उस समय वहाँ एक्ट होना चाहिए को रद्द कर दिया। तो ये एकदम सही जवाब आपका है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। यानी जब ये उस समय उद्देश्य दी थी 1858 में तो इनका क्या उद्देश्य था, क्या उद्घोषणा थी, क्या उन्होंने कहा था। तो पहला आपका है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विषय का परित्याग करना। और दूसरा यही आपका है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश काउंसिल के अंतर्गत रखना। और तीसरा कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय का निगमन करना। तो यहाँ नीचे दिया है कि नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। मतलब कि इसमें कौन कौन से उत्तर आपके सही हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही है। यानी कि बात करते हैं हम तो ए वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है और यही तीसरा गलत है कि पहला तो आपका सही है और दूसरा भी सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि मांगानिक यार नामक लोगों का एक समूह जिसके
जिसके लिए प्रसिद्ध है, यानी ये लोग किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ए है आपका पूर्वोत्तर भारत में मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध थे, और बी है कि उत्तर पश्चिम में संगीत परंपराओं के लिए, और सी है कि दक्षिण भारत में सांस्कृतिक गायन संगीत के लिए, और डी है कि मध्य भारत में पिएटा ड्यूरा परंपरा के लिए। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको बताना है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये बी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए ये प्रसिद्ध थे। अब भाई हम बात करते हैं कि जो बच्चे यूपीएससी 2025 के पेपर देना चाहते हैं और इनको कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और यहाँ जो बच्चे 2026-27 की भी देने वाले हैं, वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं कि उनको किस प्रकार से तैयारी करना है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे हम कौन-सा ऑप्शनल लें, ये सारी कंडीशन हम बता सकते हैं आपको कि क्या लेना चाहिए। पहले तो आप अगर किसी ऑप्शनल को लेते हो, तो उसमें आपको 2 से 3 चीज़ें को पहले चुन लेना चाहिए कि क्या वो हमारे पास उपलब्ध है। अगर नहीं है, तो दूसरे सब्जेक्ट को ज़रूर देखें। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि अगर कुछ भी डाउट होता है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके साथ हम आपसे कहेंगे कि जिस क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट कर दिया करो। हम पहला 5वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? यानी जो फेबियन था, इसका प्रस्तावक कौन था? तो पहला आपका है कि एनी वेस्ट, और दूसरा आपका है कि ए.ओ. होम, और तीसरा यानी सी वाला है माइकेल मधुसूदन दत्त, और डी है आपका आर पॉम दत्त। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है? आपको नीचे कमेंट कर देना है इसके सही जवाब क्या हैं। तो यहाँ हम नीचे क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिस बच्चे को इसके आंसर आ रहे हैं, तो नीचे कमेंट कर दिया करो। अब इसमें जो आपका सही जवाब है कि ये पहला, यानी कि ए वाला बिल्कुल सही जवाब है कि एनी सेंट एकदम सही जवाब आपका है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, और हम यहाँ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब नीचे हम विचार कर लेते हैं कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को प्रोत्साहित कर दिया गया। और दूसरा दिया है कि जो 1853 था, मतलब यहाँ पहला कहा था कि जो 1853 का ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार में एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था, ये पूछा है इसमें। अगर कर दिया गया हो तो सही रहेगा। अब हम दूसरा हमारा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतया समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो नीचे पूछा है कि उपरोक्त कथनों पर कौन सा सही उत्तर है आपका। तो नीचे बताना है आपको कितने सही हैं। इसमें में से आपका पहला है कि केवल पहला, और केवल दूसरा, या फिर दोनों, या फिर इसमें में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी ऑप्शन सही है आपको, आपके कौन से आंसर सही हैं? तो इसमें आपका जो दूसरा है, ये बिल्कुल सही जवाब है। यानी हम बात करते हैं तो हमारा बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। मतलब कि हमारा ये वाला सही है, लेकिन ये वाला एकदम गलत है। ये वाला एकदम गलत है। अगर नीचे ऑप्शन लगाना होगा, तो ये लगाएंगे, क्योंकि जो बच्चे नहीं की यानी कि पहली बार अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन से पढ़ें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन अब आते हैं यूपीएससी में, क्योंकि वो समय को भी मैनेज करना होता है अपने आप को। और जो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो वो ज़्यादा कंफ्यूज ना रहें। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इसके पहले वाले जो सेशन है, जो सेशन था मेरा, उस पे मैंने इसी तरह के सारे क्वेश्चन लगभग कराए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो उसमें हम 22-23 के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कराए हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखन करके प्रसिद्ध
किया, यानी कि जो आनंद मठ था उसे उल्लेखित करके इन्होंने प्रसिद्ध किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है? पहला आपका है भील विद्रोह, दूसरा आपका है कि रंगपुर एवं दीनापुर विद्रोह, सी है विष्णुपुर और वीरभूम विद्रोह, और डी है सन्यासी विद्रोह। तो इसमें आपके क्या सही जवाब हैं? तो इसमें आपका जो जो बात करते हैं इसमें डी वाला है बिल्कुल सही जवाब है कि सन्यासी विद्रोह एकदम सही है। अगर आपने बुक से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा इसके जवाब। अब 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस उनके जो मित्र ने धोखा दिया, यानी कौन से 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उसी समय किसके मित्र थे जिन्होंने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसमें वो कौन थे? तो पहला आपका है नाना साहेब, दूसरा है कि कुंवर सिंह, तीसरा है खान बहादुर खान, और डी है आपका तात्या टोपे। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है? किसको धोखे से उनको मार दिया गया था? तो तात्या टोपे को मार दिया गया था, यानी डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चे अगर बेसिक बुक पढ़े होंगे तभी आप इसके सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, साहब को कमेंट नीचे कर देना। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो कि अब की बार तुम कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो। अगर दे रहे हो या फिर 1-2 बार दे चुके हो या फिर पहली बार देना चाहते हो या देने 2025-26 में सॉरी 2026-27 में आपकी तैयारी हो रही है तब भी नीचे कमेंट कर दें। अब 8वां क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब सिपाही विद्रोह हो रहा था कब हुआ था? 1858 में। तो भारत का गवर्नर जनरल पूछा है इसमें कौन था? तो पहला है लॉर्ड, इसमें हम लॉर्ड नहीं कहेंगे, क्यों लॉर्ड कहें, इतनी गंद किए इन सब लोग ने। इनको हम कहते हैं कैनिंग। कैनिंग था, या फिर डलहौजी, या फिर हार्डिंग, या फिर लिटन। तो इसमें कौन थे इसमें आपको बताना है। तो कैटिंग एकदम सही जवाब है। कैटिंग यानी कि ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला यहाँ हमारा 9 है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? यानी जो ये समाचार हैं इसके बारे में पूछा है कि इसको किसने शुरू किया था? तो ए है कि दयानंद सरस्वती, और बी है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है कि राजा राम मोहन राय, और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें क्या सही जवाब है आपको बताना है। तो इसमें आपका जो इसके सोम मतलब कि सोमवार है, इस तरह से हम याद कर लेते हैं। सोम प्रकाश यानी जब प्रकाश मिलेगा, कब प्रकाश मिलेगा? जब ईश्वर यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी दिखेंगे। हम कुछ इस तरह से याद कर लेते हैं कि ईश्वर की यानी ईश्वर से हम याद कर लेते हैं कि सोम प्रकाश यानी प्रकाश कब आएगा? जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे। तो इस तरह से आप भी याद कर सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक का शासक हटा दिया गया था? तो किसका शासक हटा दिया गया था? पहला आपका है कि अवध, दूसरा झांसी, तीसरा जो नागपुर है, और डी है सतारा। तो इसमें आपके क्या सही जवाब हैं? किसको हटा दिया गया था? तो इसमें आपका ए वाला यानी कि अवध को हटा दिया गया था। तो ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा है प्रथम कारखाना अधिनियम जो महिलाओं और बच्चों के काम के घंटे को सीमित करता है और अस्थायी सरकारों को आवश्यकता नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। तो इसके समय में अपनाया गया था, यानी किसके समय में अपनाया गया था? ये जो कार्य हैं ये समय पे होंगे, ये जो घंटे हैं ये 1 घंटे के हिसाब से होंगे। तो यहाँ आपका भी दिया है कि लिटन किस समय हुआ था, या फिर वेटिंग, या रिफन, या फिर कैनिंग के द्वारा हुआ था। इसमें आपके क्या सही जवाब है? तो इसमें आपका क्या है? रिपन, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही जवाब है।
अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन कौन से हैं। और इस जो मैंने क्वेश्चन ये सब बता रही हूँ, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ हम निम्नलिखित, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। व्यापार करने के लिए सोचो, व्यापार करने के लिए भारत में सबसे अंत में आता है वो स्वतंत्रता, यानी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले ही आया था। भाई जब स्वतंत्र हो जाता है तो कौन अपने देश में आने देता है इस तरह का व्यापार करने, जिस तरह से इन सब लोग हमारे देश में व्यापार कर रहे थे। तो इस तरह से तो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि अभी तो व्यापार हो रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है जिस तरह वो सब हमारे देश से व्यापार करते थे। अब यहाँ जो आपका है ये डच था, या फिर इंग्लिश था, या फिर फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली। तो इसमें आपका जो सही जवाब है ये सी वाला है, यानी कि फ्रांसीसी। फ्रांसीसी बिल्कुल सही जवाब है, सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर कथनों का विचार कीजिए, यानी जो कथन दिए हैं इस पे हमें विचार करना है। अब हम विचार कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है, कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दूसरा है कि बी जो आपके विलियम व्हाइटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी कि साफो साफ कहें तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो नहीं थे। नहीं भाई, ये नहीं थे, लेकिन हाँ, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसको सभी बच्चों को कमेंट कर देना। अगर जो बच्चा इस वीडियो को पूरा वॉच करेगा, मैं जानती हूँ उसी का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, उसी का पूरा प्रॉफिट होगा। अब नीचे बात करते हैं, यानी कि पहला हमारा तो एकदम गलत है। अब बात करते हैं, विलियम व्हाइटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भाई एकदम सही जवाब है, यानी दूसरा, यानी कि जो हमारा केवल दूसरा एकदम सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था। यानी जो ब्रिटिश किला था, बात करते हैं, यहाँ किला होना चाहिए था, यहाँ किला होना चाहिए आपका किला। भाई एक बार मुझसे गलती हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन यहाँ किला आपका एकदम सही होना चाहिए कि निम्नलिखित किलों में से जो किला था, इसमें में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले, यानी जो ब्रिटिश आए जब भारत में, तो सबसे पहले किस किला का निर्माण किए थे। तो पहला आपका दिया है कि फोर्ट विलियम, और दूसरा आपका फोर्ट सेंट्रल जॉर्ज, सी है कि फोर्ट सेंट्रल डेविड, और फोर्ट सेंट एंजेलो। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है, तो इसमें आपका क्या सही जवाब है, नीचे कमेंट कर देना कि इसके जवाब क्या है। तो इसमें आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने वह विवाह नामक पुस्तक लिखी। तो किसने लिखी थी, तो इसमें आपका वी वाला बिल्कुल सही जवाब है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। इस जो हमारे पुस्तक हैं इसको लिखा था। अब हम 16वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यानी ये दोनों ने मिलकर कोलकाता में किस कॉलेज की स्थापना की थी। तो यहाँ कॉलेज दिया है, पहला आपका है कि हेनरी लुई विपियन डोरोजियो, दूसरा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है केशव चंद्र सेन, और डी आपका है कि राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन पर विचार करना है, पहला दिया है कि भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई, और दूसरा है कि भारत में प्रथम निर्यात प्रबंधन क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया था। तो इसमें पूछा है कि आपके कौन से सही जवाब हैं, पहला, केवल दूसरा, दोनों, या फिर इसमें में से कोई नहीं। तो इसमें आप ये बताना है कि कौन से सही जवाब हैं। तो जी दोस्तों, इसमें आपका दोनों बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं हम, तो हमारा दोनों एकदम सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
कि हमारा 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रविधावध्य यानी कि प्रविधावध्य सिविल सेवा यानी कि कोवे सेंट्रेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको तो हर एक बच्चा जानता होगा, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसके आपको जवाब नहीं पता हो। तो इसमें आपका जो सही जवाब है, इसमें आपका सी वाला है, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही जवाब आपका है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं कि जो आपका क्या है, अहमद शाह अब्दाली की भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालीन कारण क्या था? यानी इसमें कारण पूछा है कि क्यों हुआ था। तो इसमें पहला है कि वह मराठा द्वारा लाहौर से अपनी वायसराय तैमूर शाह के जो निसा निस यानी पहला आपका है ए है कि वह मराठा द्वारा लाहौर से अपनी वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। बी है कि उसे गांधार की कुंडाग्रस्त राज्यपाल अधिनियम बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। सी है कि वह मुगल प्रशासन को चार महल यानी कि गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए किया चाहता था, यानी उसे दंडित करना चाहता था। इसमें ये है आपका दंडित करना चाहता था। तो इसमें और डी यही बात करते हैं, जो आपका डी है ये है आपका डी की बात करते हैं। हमारा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि डी है कि वह दिल्ली की सीमा तक के पंजाब के विभिन्न उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। तो इसमें पूछा है क्या कारण थे और क्यों हुए थे, तो इसमें आपको बता देना है। तो इसमें आपका जो पहला वाला है कि मराठा द्वारा लाहौर में अपनी वायसराय तैमूर शाह की निष्कासन का बदला लेना चाहता था। इसी कारण से ये जो आक्रमण हुआ था, इसी कारण से ये आक्रमण हुआ था। ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है कि जो 1793 ईस्वी में एक भी नियामक द्वारा जिला कलेक्टर को उनकी न्यायिक शक्ति को वंचित कर दिया गया और केवल संग्रह अभिकर्ता बना दिया गया, ऐसे में नियामक का कारण क्या था? पहला दिया हुआ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला अधिकारी ने राजस्व संग्रह की दक्षता अन्य कार्यों का बोझ न करने के बहुत अधिक बढ़ा दिया। और आपका सी है यहाँ बी दिया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस उसने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथ में होना चाहिए, जबकि जिला के राजस्व संग्रह का कार्य भारतीयों को सौंपा जाना चाहिए। अब सी भी देख लेते हैं। सी आपका है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित करनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया और महसूस करता है कि एक व्यक्ति में जितनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। और जो डी है आपका कि न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता है कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्रह का होना चाहिए। तो इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं और
इसमें ऑप्शन तो सही है कि 4 ऑप्शन रहते हैं, बट इसमें बहुत लेंदी है, तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। अगर आप हमारे इस सेशन को देख रहे हो तो इसमें आपको बताना है कि इसके आंसर क्या हैं। ये क्वेश्चन के जवाब आप दो कि इसके जो जवाब हैं तो ये इसमें क्या है। तो इसमें जो सी वाला है ये बिल्कुल सही जवाब था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित करनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था। उसे सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में जितनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो ये एकदम बिल्कुल सही जवाब थे। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है और इसके साथ हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं भारतीय इतिहास के। इसके आगे हम विश्व के इतिहास को करेंगे और इसके आगे और सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और इसके पहले जो बच्चे हमारे सेशन को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसे देखें और जो वीडियो देखें इसे पूरा वॉच करें और पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो उसे समझ के याद करना और उससे जो संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे बना बना कर सब कुछ पढ़ो। पहले प्रयास में ही आपका पेपर निकल जाएगा। और इसमें अगर आपको कुछ अच्छा लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट करना और जो यूपीएससी पेपर है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ज़रूर शेयर कर देना। और इसी वीडियो के साथ हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।